brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। सुनील जी, ये इस जो बातचीत अभी अशरफ जी कह रहे थे और जिस पूरी प्लानिंग और जिस जो फेज़ वाइज टेस्टिंग हो रही है, अमरनाथ यात्रा हो या फिर धीरे धीरे आपका सिनेमा हॉल खोला जाना हो, मल्टीप्लेक्स खुलना हो, फिल्मों का रिलीज़ होना हो, मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो आपको लगता है कि क्या 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 मेन स्ट्रीमाइजेशन कोट एंड कोट अगर करके बोले, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं क्या? हम थोड़ा सा उसको और एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उस पूरे माहौल को? इस तरह की टेस्टिंग कहीं कहीं दिखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ सुनील जी, सवाल ये है कि परिसीमन जो हुआ, जो अभी जाकर संपन्न हुआ है, जिसमें 6 सीटें बढ़ के सामने आई और लोग कह रहे हैं कि ये सीटें बढ़ी हैं और इसलिए बढ़ी हैं, जो सीटें बढ़ी हैं खासकर जम्मू के क्षेत्र में, कि वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या इक्वेशन क्या है सर? जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक अभी जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, जब पिछली बार हम नेता नगरी में बैठे थे, बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव यहां करवाने की मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। जब से अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ पर अपने लिए एक अनुकूल जमीन तैयार कर रही है कि किस प्रकार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। हालांकि उनका लक्ष्य तो है कि अपने बलबूते पर यहाँ पर बहुमत लाए, लेकिन वो खैर एक चमत्कार ही होगा अगर अपने बलबूते पर ये बहुमत ला पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके। इसीलिए जैसे अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता थी कि यहाँ पर एक सिस्टम प्लेस में आए, एक जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चले। और सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उससे पहले से नहीं है। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर पीडीपी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार से बाहर आ गई, फिर जो है जो विधानसभा थी वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रही, फिर जिस प्रकार से वो फैक्स मशीन को लेकर जो विवाद हुआ, और आखिरकार जो तब के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। और तब से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है चुनी हुई सरकार नहीं है। और जब से अनुच्छेद 370-35 से हटा है, उसका मकसद सबसे पहले यही था कि यहाँ पर जो अलगाववाद है उसको खत्म करना है, पत्थरबाजी को खत्म करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है, जिसमें बहुत हद तक जो है सरकार जो है सफल भी रही है। पत्थरबाजी के दिन चले जा चुके हैं। वो भी एक वक्त हुआ करता था जब एक कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की तरफ से कि इस दिन ये हड़ताल होगी, स्कूल बंद रहते थे, पत्थरबाजी होती थी, इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए जाते थे। वो अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब परिसीमन की ओर चला जाए अगर हम लोग सुनील जी। देखिए, बिल्कुल मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी का फिर दूसरा मकसद यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में वो अपने बलबूते पर सरकार बनाए, लेकिन अपने बलबूते पर कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। देखिए, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, यहाँ पर 25 सीटें वो जीतने में जो है सफल रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जमीन तैयार की कि किस प्रकार से और अधिक सीटें जीती जा सके। देखिए, कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। हालांकि पिछले जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे वो 3 जगहों पर उनके जो प्रत्याशी जीते थे, एक मध्य कश्मीर में, एक उत्तरी कश्मीर में, एक दक्षिण कश्मीर में। कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टर था। लेकिन बीजेपी का ये प्रयास था कि जम्मू संभाग के वो क्षेत्र जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, यानी कि जहां पर मुस्लिम आबादी काफी अधिक है, जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, उन सीटों को कैसे जीता जा सके। उसी प्रकार कश्मीर घाटी में जो है किस प्रकार अपनी सीटें जो है और मतलब अपना खाता खोला जा सके, ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो इसमें बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। देखिए, सबसे पहले परिसीमन की प्रक्रिया हुई और परिसीमन की प्रक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार जो मैंडेट था परिसीमन आयोग के पास कि 7 सीटें बढ़ानी होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले यहाँ सदस्य थे 87। उसमें से चूंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो उसकी 4 विधानसभा की सीटें थी वो अब हटा दीजिए 83 पहुंच गई थी। अब 7 सीटें अधिक जुड़ चुकी हैं और ये आंकड़ा अब 90 तक पहुंच चुका है। 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। और साथ ही में जो परिसीमन आयोग है उन्होंने सिफारिश की है कि 2 सीटें जो है ऑन नॉमिनेशन बेसिस, यानी कि मनोनीत की जाए विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से, एक पुरुष एक महिला।
उसी प्रकार से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, परिसीमन आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि उस समुदाय से भी जो है उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी नॉमिनेट किया जाए। हालांकि नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन सिफारिश जरूर की गई है। तो अगर ये मान लीजिए 2 कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य रहेंगे और अगर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं, हालांकि उनकी मांग तो है 8 सीटों की, लेकिन अभी देखना बाकी है कि उनके लिए कितनी सीटें रखी जाती हैं। अगर फर्ज कर लीजिए 3 सीटें भी रखी जाती हैं, तो ये 5 सीटें जो है मनोनीत की जाएंगी, यानी कि नॉमिनेशन बेसिस पर रहेंगी। और जो सुगबुगाहट है कि इनको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे विधानसभा में, यानी कि ये 5 सीटें सीधा जो भी वो सरकार बनाने में सक्षम रहेगी पार्टी, उसकी झोली में ही जाएंगे। तो ये एक रणनीति है। दूसरी रणनीति थी, देखिए हमने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ एक समय पर हाशिए पर आ गई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर उनका काफी वर्चस्व था। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसके जरिए वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमने देखा कि बीजेपी पिछड़ती गई और फिर 2014 में बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला ढूंढा। वो फॉर्मूला क्या था कि देखिए आपको ब्राह्मण जो है, हालांकि एक बार वो मायावती के साथ भी चले गए थे, लेकिन जो पारंपरिक ढंग से अगर हम देखें ब्राह्मण, हाँ, यूपी में अक्सर कहा जाता है कि ये भाजपा के कोर वोटर्स में गिना जाता बिल्कुल। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में रिपीट किया जा रहा है। मैं अब जैसे यूपी में देखिए कि ब्राह्मण, राजपूत हो या जो बिजनेसमैन का तबका है, वो माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है पारंपरिक तौर पर। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बीजेपी को वोट नहीं देते थे, दलित समुदाय के लोग वो बीजेपी को वोट नहीं देते थे। तो रणनीति क्या बनी? रणनीति बनी नॉन यादव ओबीसीज पर फोकस किया जाए, यानी कि गैर यादव ओबीसीज पर फोकस किया गया। और दलित समुदाय में गैर जाटव जो दलित समुदाय है, यानी कि नॉन जाटव दलित कम्युनिटी है, उस पर फोकस किया गया। क्योंकि जाटव समुदाय से हमें पता है कि मायावती जी आती हैं और यादव समुदाय का में दबदबा मुलायम सिंह का रहा है। तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत फोकस किया नॉन यादव ओबीसीज पर और नॉन जाटव दलित पर, और वो जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। ओबीसी ने भी भारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अब क्या है, देखिए जो कश्मीरी भाषी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। अब बीजेपी ने सोचा कि देखिए हिंदू समुदाय के वोट तो वो उनको मिल सकते हैं और मिले भी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अब मुस्लिम समुदाय के वोट कैसे पाए जाए, तो अब उन्होंने फोकस किया कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स पे फोकस कीजिए, यानी कि गैर कश्मीरी मुस्लिम्स पे, जिसमें गुजर, बकरवाल समुदाय के लोग हैं, अब पहाड़ी समुदाय के लोग हैं। तो ये अब वही फॉर्मूला दूसरे तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको लागू किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो असर पड़ा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण मिलने का जो है रास्ता साफ हो गया। देखिए देश भर में जहां जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी है, वहां पर उनको राजनीतिक आरक्षण मिलता है, विधानसभा में उनके लिए सीट्स जो है वो आरक्षित रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को ये अधिकार यहां पर नहीं था, यानी कि उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता था। तो अब जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय को लुभाने में बीजेपी लग गई, उनको कहा गया कि देखिए हम आपको राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो केंद्रीय कानून है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के जो वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं थे अनुच्छेद 370 के कारण, वो भी अब लागू हो रहे हैं। चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो या SC/ST एक्ट जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो यहाँ पर लागू हुआ है, जो दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर लागू होगी। और साथ ही में अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से 4 अक्टूबर को अमित शाह ने जो अनाउंस किया, आप उसकी बात कर रहे हैं शायद? नहीं, मैं उससे पहले एक बात बता रहा हूं कि हाल ही में अभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, यहाँ की 4 राज्यसभा सीटें होती हैं, लेकिन वो खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा इस समय नहीं है, क्योंकि जो विधायक है उन्हीं को ही वो 4 सदस्य जो है राज्यसभा में भेजने हैं। तो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। गुजर समुदाय के गुलाम अली खटाना साहब को मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने गुजर समुदाय में अपने जो है उनका दिल जीतने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और साथ ही में अभी हाल ही में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए, जम्मू संभाग भी आए, कश्मीर घाटी भी आए, और जानबूझकर ये कोई मतलब ये इसमें एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति हमें समझने की आवश्यकता है कि राजौरी जिले को चुना गया जम्मू संभाग में, और कश्मीर घाटी में बारामूला जिले को चुना गया, क्योंकि राजौरी पुंछ जिला जो है यहाँ पर जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है।
गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, और पहाड़ी समुदाय की काफी समय से मांग थी कि उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट तो गृह मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस GD शर्मा जो कमीशन है, जो आयोग है जिसकी स्थापना मोदी सरकार ने की थी, जो उनकी सिफारिशें हैं वो लागू होंगी, और उनकी सिफारिश थी कि पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। और सुनिए जी, लेकिन इसके साथ ही काफी ये जो 4 अक्टूबर को अमित शाह का अनाउंसमेंट था कि तीनों जातियों को हम अनुसूचित जनजातियों में लेकर आएंगे, ट्राइबल स्टेटस में लेकर आएंगे, पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को। लेकिन इसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि एक क्लैश देखने को मिला, जो मतलब ये क्लैश था गुर्जर समुदाय का कि पहाड़ी लोगों को शामिल किया जाएगा जी बिल्कुल, तो हमारा हिस्सा मारा जाएगा। एक वो जो आरक्षण को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी है, वो वहां पर भी एक्सटेंड हो जाती है कि हमारा हिस्सा मारा जाएगा वाली बहस। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जुनैद साहब के पास भी आऊंगा। मैं इसमें एक छोटा सा बिंदु ऐड कर दूं अपना, प्लीज सर। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि गुर्जर बकरवाल समुदाय जो है पहले से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के तौर पर दर्ज है। 1991 में उनको ये दर्जा मिला था, लेकिन पहाड़ी समुदाय को ये दर्जा नहीं मिला था। उनकी काफी समय से मांग थी, उनको ये मिल गया, लेकिन अब इसके कारण गुर्जर और बकरवाल समुदाय में थोड़ी नाराजगी भी सामने आ रही है। कहना पड़ेगा कि आपका 1% हिस्सा भी कम नहीं होगा।